मिस रिलेटेड ऑब्लिक अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स। कल मैंने इस पे आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए थे। कोशिश काफ़ी लोगों ने अच्छा किया है, काफ़ी लोगों का आंसर काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है उसमें कुछ तो कमी आएंगी ही। तो आज इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप खुद ही डिसीजन लीजिए कि कौन सा सही था कौन सा गलत था, आपका थिंकिंग कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत था। हालांकि जहाँ तक आप लोगों ने सोचा वहाँ तक आप सबने बहुत ही बेहतर सोचा, सबका एक लॉजिक अच्छा लगा मुझे। इंग्लिश इज ऑल अबाउट लॉजिक। जितना आपके माइंड में लॉजिक आ सकता है, तर्क आ सकता है, उतना आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो चलिए, कल एक एग्जाम्पल मैंने दिया था ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड वाला, जो कि मनीषा जी को समझ में नहीं आया था, उन्होंने कमेंट भी किया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं उसी पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ तो थोड़ा बेहतर भी हो जाएगा। तो चलिए हल्का सा पहले समझिएगा, हल्का ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपल जो मैंने कल हल्का सा आपको बतलाया था, हल्का सा रिवाइज करता हूँ, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा जाए, हमारा सेक्शन बउआ जी चल रहा है नन फाइनाइट। नन फाइनाइट में 3 होते हैं बउआ जी। पहला हमारे पास बउआ जी होता है इन्फिनिटिव, दूसरा बउआ जी हमारे पास होता है जेरंड, और तीसरा हमारे पास बउआ जी था पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये जो तीनों हैं इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट इसलिए हैं क्योंकि ये सेकेंड वर्ब है। सेकेंड वर्ब कहने का अर्थ ये है कि वाक्य में पहले एक वर्ब आ जाएगा, उसके बाद इनका प्रयोग होता है। हमने कई सारे एग्जाम्पल्स में भी देखा है। अब एग्जाम्पल्स को लेकर समझते हैं। पहले समझिए, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल क्या है, सेकेंड वर्ब है। अब हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं ध्यान से, इजी वे में। सेकेंड वर्ब कहने का अर्थ है, मैंने लिखा आई वांट टू गो। तो देखिए वर्ब के बाद ये सेकेंड वर्ब आया। अच्छा, हमने लिखा, ठीक है, आई मेड हिम लुक नाइस। यहाँ पे देखिए मेड के बाद लुक आया, सेकेंड वर्ब सेक्शन है। तो अब ये इसलिए समझना जरूरी है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि सेकेंड वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप कह सके कि इसका सब्जेक्ट कहाँ से होगा, ये सेकेंड वर्ब है, ये सेकेंड वर्ब है, नन फाइनाइट्स है। नन फाइनाइट्स को सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अब जब ये एग्जाम्पल आपके पास क्लियर हो गया, तो मैं कल का एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैंने लिखा ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। इसमें आपको सोचना चाहिए बउआ जी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, देन व्हाट इज दिस, क्या ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे है? तब आपके दिमाग में आएगा कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जो सेकेंड वर्ब है, ये वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा रूप है, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके ध्यान में आना चाहिए कि वर्ब के बेसिक रूप में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का चौथा रूप, ये 2 पार्टिसिपल होते हैं। इसलिए वर्ब का तीसरा और वर्ब का चौथा रूप अगर बिना सब्जेक्ट के आपको सेकेंड वर्ब के रूप में दिखलाई पड़े, सेकेंड वर्ब के रूप में दिखलाई पड़े, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, पार्टिसिपल है। सेकेंड वर्ब, वर्ब का तीसरा और वर्ब का चौथा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उनके नाम में ही पार्टिसिपल है। क्लियर है? अब उसी तरह मैं अगर आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे देता हूँ बुआ जी, मैंने लिखा आई सॉ हिम प्लेइंग, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपका माइंड एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये पार्टिसिपल है, बिल्कुल पार्टिसिपल है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है भाई साहब, ये तो वर्ब का चौथा रूप है। तो वर्ब का चौथा रूप का नाम क्या होता है बुआ जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब ये क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल जब सेकेंड वर्ब के रूप में आता है तो उसको सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसका सब्जेक्ट छुपाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह मैंने जब भी तुरंत लिखा था ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड, ध्यान से देखा जाएगा बउआ, यहाँ पर डिसअपॉइंटेड क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है,
मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसका सब्जेक्ट छुपाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा था वर्ब का तीसरा रूप या वर्ब का चौथा रूप अगर सेकेंड वर्ब के रूप में है, सेकेंड वर्ब एक वर्ब के बाद आ रहा है, तो उसका सब्जेक्ट ढूंढने में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो पार्टिसिपल हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना था नियम कि अगर ये काम और ये काम एक ही समय पे हो रहे हैं, कॉन्साइड्स हैं, तो सेकेंड आईएनजी में लगेगा। अगर ये काम और ये काम एक समय पे नहीं हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि कॉन्साइड्स हो, तो वो वर्ब का तीसरा रूप भी लग सकता है। ये रूल मैंने कल के वीडियो में बतलाया था। अब कल के वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स। इस पे कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसके डिफिनीशन को लिख लीजिएगा बुआ जी, और मैंने जो पॉइंट बोला वो याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड वर्ब जब वर्ब 3 या वर्ब 4 सेकेंड वर्ब के रूप में आएगा, सेकेंड वर्ब, तो उसका सब्जेक्ट ढूंढना जरूरी नहीं है। चलिए लिख लीजिएगा बुआ जी, दिख रहा होगा। When the participle is not followed by a subject of its own, the participle is called misrelated or unrelated। लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए। When the participle is not followed by a subject of its own, the participle is called misrelated or unrelated। जब पार्टिसिपल का एक अपना सब्जेक्ट उसको नहीं मिलता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल समझेंगे, ध्यान में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल कल आप लोग को दिया गया था। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम, ठीक, बीट हिम, सॉरी। अब ध्यान से देखा जाए, इस वाक्य में शुरुआत कौन है? वैंडरिंग। अच्छा, वैंडरिंग तो बुआ जी पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ काम हो रहा है। गौर से देखा जाएगा, काम हो रहा है। जब काम हो रहा है, वर्ब का चौथा रूप है, इसमें आगे कोई इज, एम, आर, वाज, वेयर आपको दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है? पार्टिसिपल है। वर्ब का चौथा रूप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वैंडरिंग इन द स्ट्रीट मतलब गली में घूम रहा था, तो जिरंड तो है नहीं, जिरंड में काम होता नहीं है, तो ये पार्टिसिपल है। ये पार्टिसिपल है, तो गौर से देखिए, ये इस वर्ब के पहले आया है। अगर ये सेकेंड वर्ब होता तो मुझे इसकी सब्जेक्ट की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन ये फर्स्ट वर्ब है। अब फर्स्ट वर्ब है तो मैं इस वाक्य को देखता हूँ कि अगर ये फर्स्ट वर्ब है तो इसको एक अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वैंडरिंग मानिए कि ये आपका पार्टिसिपल हो गया, और फर्स्ट वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, इन द स्ट्रीट ये तो आपका फ्रेज हो गया। अच्छा, ए डॉग ये सब्जेक्ट है, लेकिन किसका सब्जेक्ट है? बिट का। ये जो है बिट, बिट का सब्जेक्ट कौन है? डॉग। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसका तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसका तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी वाक्य का शुरुआत पार्टिसिपल से हो जाए, गौर से समझिएगा, वाक्य का शुरुआत पार्टिसिपल से हो जाए और उस पार्टिसिपल को अपना निजी सब्जेक्ट नहीं प्राप्त हो, वो सामने वाले सब्जेक्ट से एग्रीमेंट नहीं बना पाए, तो वो उसको मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल कहा जाता है। फिर से समझिएगा, जब वाक्य का शुरुआत पार्टिसिपल से हो जाए, पार्टिसिपल का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं हो, तो उसको मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल कहा जाता है। अब ये पार्टिसिपल क्या करेगा बुआ जी ना, कि ये अपना एक सब्जेक्ट बनाना शुरू करेगा, और इस लाइन में ये जो वैंडरिंग है, ये सबसे करीबी जो इसको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, ये इसको अपना सब्जेक्ट बना लेगा, और सबसे करीबी नाउन इसको क्या मिलेगा? ए डॉग। तो इसके हिसाब से, ठीक है, स्ट्रीट में कुत्ता घूम रहा था जो कि आपको काट लिया, तो आप क्या कर रहे थे? वहां पे भौंक रहे थे खड़े होके। अरे यहाँ पे वैंडरिंग घूमना किसके लिए होगा? किसी व्यक्ति के लिए हुआ। वैंडरिंग इन द स्ट्रीट, जब वह गली में घूम रहा था तो उस एक कुत्ते ने उसे काट लिया नियम से। लेकिन जब आप यहाँ पे ऐसा लाइन लिख देंगे मिस रिलेटेड, तो ये मिस रिलेटेड हो गया। एक तो इसका कोई अपना रिलेशन मिल नहीं रहा है इसको, तो ये किसी के पास जाएगा, तो सामने जो भी नाउन या प्रोनाउन मिलेगा ये उसको अपना सब्जेक्ट बनाने लगेगा, और इस वैंडरिंग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डॉग। तो ये तो गड़बड़ है ना, तो ये लाइन गलत है। डॉग की जगह कोई व्यक्ति वहाँ होना चाहिए था, इसीलिए इसको कहा गया है मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल। फिर समझिएगा, जब वाक्य का शुरुआत पार्टिसिपल से हो जाए और उस पार्टिसिपल को एक अपना एग्रीमेंट का, एक अपने क्षमता का, एक अपने योग्य सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो उसको मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग को सबको पता है कि ये काटने का काम कुत्ते ने किया है,
तो जब काटने का काम कुत्ते ने किया है तो वेंडरिंग कोई और कर रहा होगा। जाहिर सी बात है वो व्यक्ति तो यहाँ लिखा नहीं गया है, तो इसको मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल कहा जाएगा। इसलिए ये लाइन गलत था। ये गलत इसलिए था कि वाक्य का शुरुआत पार्टिसिपल से है और उसका अपना सब्जेक्ट उसको नहीं मिल रहा है वाक्य में। अब समझते हैं आगे, ध्यान से यहाँ देखा जाएगा। अब इस पॉइंट को देखा जाए ध्यान से, लिख लीजिएगा हाउ टू करेक्ट मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। अब भाई वो वाक्य गलत तो है, वो वाक्य गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वेंडरिंग को एक अपना सब्जेक्ट नहीं मिला। तो उसको दुरुस्त कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे? बउआ जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। अभी से लेके इस टॉपिक को ख़त्म करने तक मैं जितने पॉइंट्स बोलूँगा सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। सो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको कैसे ठीक करेंगे, चलिए लिखना शुरू किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, मिसरिलेटेड पार्टिसिपल कैन बी करेक्टेड इन 3 वेज। मिसरिलेटेड पार्टिसिपल कैन बी करेक्टेड इन 3 वेज। 3 तरीका से इसको करेक्ट कर सकते हैं। तीनों तरीका एक एक करके समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, किसका इस्तेमाल कहाँ करना है। चलिए सबसे पहला तरीका, ब्रिंग द प्रॉपर सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द पार्टिसिपल बाय चेंजिंग वॉइस, ब्रैकेट में लिखा गया है। मैक्सिमम टाइम ये काम होता है, कुछ भी करके पार्टिसिपल के ठीक बाद, मतलब पार्टिसिपल के बाद जो भी नाउन आने वाला है, नाउन या प्रोनाउन में उसके लायक सब्जेक्ट लेके आइए, उसके लायक सब्जेक्ट लेके आइए। ब्रिंग द प्रॉपर सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द पार्टिसिपल बाय चेंजिंग वॉइस। समझाता हूँ, अब यहाँ देखा जाए, यही क्वेश्चन आपके सामने था बउआ जी। वैंडरिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम। इसमें काटा कुत्ता, लेकिन घूम कौन रहा था पता हम लोग को नहीं है। अब जब पता नहीं है तो घूमने के लिए भी कुत्ता ही था, कुत्ता ही घूम रहा था, कुत्ता ही काट लिया। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे, काटा किसको? अब देखा जाए ये लाइन कितना क्लियर हो गया। वैंडरिंग इन द स्ट्रीट ही वॉज बीटेन बाय अ डॉग। ध्यान से देखा जाएगा बउआ। अब देखिए इस वैंडरिंग का प्रभाव कहाँ जा रहा है? जो सबसे करीबी नाउन या प्रोनाउन है ही। घूम कौन रहा था बुआ? ही। काटा कौन? तो बीटेन बाय अ डॉग। एकदम दिखलाई पड़ गया। तो जैसे इस दूसरे हिस्से का हम पैसिव बदल दिए, वाक्य पूरी तरह क्या हो गया? सही हो गया। इसीलिए कल जो आप लोग को सवाल दिया गया था उसमें जो लाइन बी है वो करेक्ट है, लाइन ए जो है वो इनकरेक्ट है। लाइन ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है। लाइन बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि मिस रिलेटेड पार्टिसिपल को सही कर दिया गया है, उसका सही सब्जेक्ट, सही एग्रीमेंट का शब्द, उचित सब्जेक्ट वहाँ पे उसको दे दिया गया है और वो यहाँ पे पूरी तरह सेटिस्फाई है। देखिए, तो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल को दुरुस्त करने का, सही करने का पहला तरीका क्या है कि हम लोग बउआ जी बाद वाले हिस्से का पैसिव वॉइस कर देते हैं और इसको एक उचित सब्जेक्ट मिल जाता है। समझ में आया? तो आज के बाद कोई भी सवाल मिले तो सबसे पहले अगर वो पार्टिसिपल से स्टार्ट है, अगर वो पार्टिसिपल से शुरू है, तो आपको देखना है कि भाई साहब समझिएगा ध्यान से, ये जो पार्टिसिपल से शुरू है क्या इसका उचित सब्जेक्ट हमको आगे मिल रहा है? तो आगे इन द स्ट्रीट तो फ्रेज है, मैं फिर कह रहा हूँ फ्रेज एंड क्लॉज का यूज आ रहा है ना। क्लास के शुरुआत में जितना टाइम दिया गया है फ्रेज एंड क्लॉज में वो बहुत फायदा करता है। फ्रेज एंड क्लॉज नहीं पढ़िएगा ना बउआ जी, उड़ जाइएगा पूरे इंग्लिश में, एकदम दिमाग का दही हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज जो लोग फ्रेज एंड क्लॉज पढ़े हैं उनको पता है कि पहले वो इन द स्ट्रीट काट के अलग कर देंगे, ये फ्रेज है। तो इसके बाद जो सबसे करीबी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो कौन सा है? ए डॉग। तो अब डॉग आपका बिट के लिए आया है कि वेंडरिंग के लिए आया है? और दोनों काम कुत्ता ही कर रहा है, तो दिक्कत का बात है। मतलब कि कुत्ता काटा है, घूमने का काम तो कोई और कर रहा होगा ना। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे वेंडरिंग इन द स्ट्रीट ही वॉज बीटेन बाय अ डॉग। अब देखिए वेंडरिंग का प्रभाव कहाँ चला गया? ही पे। तो जब भी वाक्य पार्टिसिपल से शुरू हुआ आपको मिल जाए, आपको सीधे देखना है क्या एक उसका उचित सब्जेक्ट उसके बाद मौजूद है। अगर उचित सब्जेक्ट मौजूद है तो वाक्य सही है। अगर वहाँ पे उचित सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, एग्रीमेंट नहीं बन रहा है, तो उस वाक्य को सुधारेंगे। पहला तरीका क्या है सुधारने का? बस बाद वाले हिस्से का पैसिव कर दीजिएगा, वाक्य अपने आप सुधर जाएगा। और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि यहाँ ही एकदम वेंडरिंग के लिए बना है और यहाँ पे डॉग बिट के लिए बना था, वेंडरिंग के लिए नहीं बना था। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा?
चलिए, तो ये तो हुआ पहला तरीका। पहला तरीका 3 टाइप मैंने आपको बताया है, ये हुआ पहला तरीका सुधारने का। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इसको जरा लिख लिया जाएगा। प्लेस द प्रॉपर सब्जेक्ट बिफोर द पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल के पहले सब्जेक्ट को डाल दीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली बिफोर बीइंग एंड हैविंग। ये नियम जो है बउआ जी, ये नियम जो है बउआ जी, ये नियम सिर्फ बीइंग या हैविंग पे काम करेगा, किसी और पे काम नहीं करेगा। अगर वाक्य बीइंग या हैविंग से स्टार्ट होगा, BEING बीइंग, या HAVING हैविंग से स्टार्ट होगा, तो ये नियम काम करेगा। ये किसी और पार्टिसिपल पे नियम काम नहीं करेगा। समझा जाए, ध्यान से लिख लीजिए, समझाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर होगा। एग्जाम्पल से फोकस कीजिए। देखिए सवाल क्या है, हैविंग टेकन फूड माई फादर सेंट मी टू मार्केट। अब जैसे आपको ये सवाल मिलेगा बउआ जी, आप देखेंगे हैविंग ING यानी पार्टिसिपल से वाक्य शुरू है, और हैविंग टेकन परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया गया है, ध्यान में है ना। 3 तरह का पार्टिसिपल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस V3 क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग टेकन फूड माई फादर सेंट मी टू मार्केट। अब ये जो माई फादर हैं, ये तो सेंट के सब्जेक्ट हैं, पिताजी भेजे हैं। तो ये भोजन कौन किया है, भोजन कौन किया है। अगर मेरे पिताजी ने मुझे मार्केट भेजा है, तो इसका हिंदी ये रहा है कि भोजन करने के बाद पिताजी ने मुझे मार्केट भेजा। तो सेंस ये रहा है कि मेरे भोजन करने के बाद, ऐसा तो कहीं यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अब ये जो माई फादर है, ये तो सेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वर्ब को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हैविंग को सेटिस्फाई कौन करेगा, मतलब ये लाइन गलत है, ये मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है। तो इसको ठीक करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे ठीक कर पाते हैं। 2 नियम हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, पैसिव बनाना और हैविंग या बीइंग रहेगा तो आगे ही सब्जेक्ट को रख देना। तो ध्यान से देखा जाएगा। चलिए ध्यान से देखा जाए। सबसे पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या लगा दिए हम, आई कैसे लगा दिए, क्योंकि यहाँ माई फादर था तो हमको सपोर्ट मिला कि मेरे पिताजी मुझे ही भेजे होंगे, और मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो बस हैविंग टेकन के आगे आई लगा दिया गया। अगर वाक्य बीइंग या हैविंग से स्टार्ट है तो आप भाग्यशाली हैं, ये सबसे सही चीज़ होता है इसको इम्प्रूव करने का। सीधे उसके आगे एक सब्जेक्ट लगा दीजिए, उचित सब्जेक्ट। ठीक हैविंग या बीइंग के आगे एक सब्जेक्ट लगा दीजिए, जैसे यहाँ आई लगा दिया गया है। जो भी आपको सेंटेंस के सेंस के हिसाब से उचित लग रहा है, आई, ही, सी, इट, जो भी, वो यहाँ लगा दीजिएगा और वाक्य पूरी तरह सही हो गया। कई लोग जब इस लाइन को पढ़ते हैं ना बउआ जी एग्जामिनेशन में, आई हैविंग टेकन फूड, तो उनको लगता है कि लाइन गलत है और वो लोग इसको काट देते हैं। उनको लगता ही नहीं कि आई के तुरंत बाद हैविंग कैसे आ गया। बिल्कुल सही है, 1% का भी दाग इसमें ना है बउआ जी, पूरी तरह सही है। हैविंग या बीइंग से अगर वाक्य शुरू होगा, उसके ठीक पहले सब्जेक्ट को लगा के, उचित सब्जेक्ट को लगा के वाक्य को दुरुस्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। समझ में आ गया। तो चलिए पहला तरीका ये हुआ। अच्छा, ये तो हुआ हैविंग और बीइंग। इसको पैसिव करके भी तो बना सकते हैं, वो तो जनरल नियम है, वो तो सब पे लगता है, वो तो सभी पार्टिसिपल पे लगता है। तो देखा जाए एक और तरीका है इसको बनाने का, हैविंग टेकन फूड। ध्यान से देखा जाए बउआ, आई वाज सेंट टू मार्केट बाय माई फादर। अब फिर से देखिए, हैविंग टेकन फूड, भोजन कौन किया, आई। आ गया बउआ जी, एकदम सेटिस्फाई हो गया, क्लियर हो गया। सिर्फ बाद वाले हिस्से का, लास्ट वाले हिस्से का क्या कर दिए, पैसिव कर दिए। माई फादर सेंट मी टू मार्केट का क्या कर दिए, आई वाज सेंट टू मार्केट बाय माई फादर, बन गया। तो पार्टिसिपल से अगर वाक्य शुरू है और उसका उचित सब्जेक्ट आपको वाक्य में नहीं दिख रहा है, तो उसको ठीक करने का पहला तरीका है कि बाद वाले हिस्से को पैसिव कर देते हैं। अगर वाक्य हैविंग या बीइंग से स्टार्ट है, अगर वाक्य हैविंग या बीइंग से स्टार्ट है, तो एक आसान सा तरीका ये भी होता है कि हम लोग हैविंग या बीइंग के ठीक पहले क्या कर देते हैं, उचित सब्जेक्ट रख देते हैं। तो हैविंग या बीइंग को 2 तरीका से सुधार सकते हैं। बाकी सभी पार्टिसिपल को बस बाद वाले में क्या कर देंगे, पैसिव लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते चलिएगा। क्लियर है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा इजी में। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ध्यान से देखा जाए। चलिए अब आप देखिए तो ये लाइन सही है या गलत है, एग्जांपल्स को देखा जाए। बीइंग क्लाउडी वी एंजॉयड पिकनिक, गलत है या सही है। सबसे पहले आप देखेंगे वाक्य बीइंग से स्टार्ट है,
बीइंग से स्टार्ट है, बिना इज एम आर वाज वेयर के आईएनजी है तो पार्टिसिपल होना चाहिए। अच्छा ये जो एंजॉयड है ये किसके लिए, वी के लिए है, तो बीइंग का तो कोई सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, मतलब ये वाक्य मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है, तो इसको ठीक करना होगा। तो सही करने का सबसे आसान तरीका इसके आगे एक सब्जेक्ट लगा देना है। क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, अब क्लाउडी ये तो मौसम के लिए आता है ना, तो मौसम के लिए कौन सा सब्जेक्ट लगाते हैं, इट लगाते हैं। जैसे इट इज ए नाइस वेदर तो इट लगाते हैं ना, तो बस ध्यान से देखा जाएगा। इसको दुरुस्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है इसका बउआ जी देखिए, इट बीइंग क्लाउडी वी एंजॉयड पिकनिक। ध्यान से देखा जाए, इट बीइंग क्लाउडी वी एंजॉयड पिकनिक, बस सब कुछ था। पहले जो सवाल था वैसा था, बीइंग क्लाउडी, ध्यान से देखा जाएगा, बीइंग क्लाउडी वी एंजॉयड पिकनिक गलत था, मैंने आगे इट लगा दिया, सेटिस्फाई हो गया। अच्छा दूसरा तरीका है कि बाद वाले हिस्से का पैसिव बना दें, तो यहां से देखा जाएगा, ध्यान से देखिए बाबा जी, बीइंग क्लाउडी इट वाज एंजॉयड बाय अस, वी एंजॉयड पिकनिक, बीइंग क्लाउडी इट वाज एंजॉयड बाय अस। यहाँ पे अगर आप ऐसा कर देंगे पिकनिक वाज एंजॉयड बाय अस, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इट वाज एंजॉयड बाय अस, क्योंकि आपको इसका सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देना होगा, इट किसका सब्जेक्ट है, बीइंग क्लाउडी मौसम के लिए आया है, मैंने कहा था ना उचित सब्जेक्ट चाहिए, तो इट वाज एंजॉयड बाय अस, ठीक है, मतलब क्लाउडी मौसम होने के कारण हमने मौसम को एंजॉय किया। यहाँ पे पिकनिक नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे हमको बीइंग का सब्जेक्ट चाहिए, बीइंग क्लाउडी इट वाज एंजॉयड बाय अस। क्लियर है, तो दो तरीका है, इट को आगे लगा देंगे या कुछ भी करके इट को पीछे लेके जाना होगा, दोनों जगह सेम ही सब्जेक्ट आता है, या तो इसके ठीक बाद सब्जेक्ट लाइए या ठीक पहले सब्जेक्ट लाइए। पहले सिर्फ हैविंग और बीइंग में लेके आ सकते हैं, बाकी सभी पार्टिसिपल में पैसिव करके उसको बदलते हैं। तो दो तरीका आपके पास हो गया, एक आपके पास हो गया पैसिव करके बाद वाले हिस्से को, हैविंग और बीइंग रहेंगे तो पैसिव तो कर ही सकते हैं, आगे भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं बउआ जी अगले पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट, ये थोड़ा सा सेंसुअल है तो थोड़ा यहाँ आपको ध्यान देना होगा। एक्सपैंड द पार्टिसिपल इनटू अ क्लॉज, लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखा गया है रीराइट। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पार्टिसिपल ही गायब हो जाता है, मतलब उस वाक्य को दूसरे तरीके से लिख ही दिया जाता है, उस वाक्य को दूसरे तरीके से ही लिख दिया जाता है, बस सेंस समझा जाता है कि सेंस क्या कह रहा है और तरीका ही बदल दिया जाता है, तो भी वो वाक्य इम्प्रूव हो सकता है। रीराइटिंग ये इम्प्रूवमेंट वगैरह में काम करता है, समझिएगा, लिख लिए, समझाते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आप लोग को। जैसे देखा जाए एक सेंटेंस आपके पास है, वॉकिंग लॉन्ग द रोड अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। जैसे ये सवाल आपके सामने आएगा, सबसे पहले बउआ जी आपको देखना होगा वॉकिंग यानी कि पार्टिसिपल से स्टार्ट है, तो पार्टिसिपल से स्टार्ट है तो हम देखते हैं कि पार्टिसिपल का अपना सब्जेक्ट सेटिस्फाई है या नहीं। तो वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्कूटर, सबसे करीबी सब्जेक्ट कौन है, स्कूटर, क्योंकि अलोंग से लेकर रोड तक क्या है, फ्रेज है, तो स्कूटर टहल रहा था जी, नहीं, स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन, स्कूटर उसको धक्का मार दिया होगा, नॉक डाउन का अर्थ होता है मार के गिरा देना, तो स्कूटर्स को गिरा दिया होगा, स्कूटर टहल तो नहीं रहा होगा, मतलब ये हो गया मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल। तो इसको ठीक करने चलेंगे, देखा जाए हमारे पास कितना तरीका है, क्या क्या हम लोग जानते हैं इसमें। चलिए सबसे पहले देखा जाएगा, जो हम लोग अभी तक पढ़ाई पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाद वाले हिस्से का पैसिव कर देंगे। वॉकिंग अलोंग द रोड ही वाज नॉक्ड डाउन बाय ए स्कूटर, अब देखिए टहल कौन रहा था, ही, वाक्य सेटिस्फाई हो गया। हम लोग अभी तक यही पढ़ के आए थे, बाद वाले हिस्से को पैसिव कर देंगे। अच्छा इसमें आगे सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो नियम सिर्फ हैविंग और बीइंग पे काम करता है। अच्छा दूसरा तरीका जो अभी रीराइट, ये तीसरा तरीका जिसकी भी चर्चा हो रही थी, रीराइट, देखा जाए ये क्या कर रहा है, ये वाक्य को दूसरे तरीके से लिख ही देता है। अच्छा इसका सेंस क्या रहा था, सड़क पे टहलने के दौरान एक स्कूटर ने उसे धक्का मार दिया, तो के दौरान को दिखाने के लिए इंग्लिश में किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाइल या ड्यूरिंग। अब देखा जाए क्या लिख दिया, व्हाइल ही वाज वॉकिंग, अब देखिए पूरा ये वाक्य बन गया, इस वॉकिंग को इसने क्या बना दिया, व्हाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन, पूरा रीराइट, इस शब्द को ही सेंस से लेके दूसरे तरीका से लिख दिए। अच्छा यहाँ तो कई बार वॉकिंग में रह गया, कई बार ऐसा होता है कि वर्ड ही बदल जाता है,
वो भी मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। इसी को रीराइट कहा जाता है। सेंस समझिए, इसका सेंस यही ना आ रहा था जी कि सड़क पे टहलने के दौरान स्कूटर ने उसे धक्का मार दिया, तो मेरे पढ़ने के दौरान इसका इंग्लिश क्या होगा, ड्यूरिंग माई स्टडी या फिर व्हाइल आई वाज स्टडिंग, यही ना होगा, ड्यूरिंग माई स्टडी या व्हाइल आई वाज स्टडिंग। तो व्हाइल से लगा के सवाल बना दिया। के दौरान को दिखाने के लिए इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में दो शब्द हैं बउआ जी, ड्यूरिंग और व्हाइल, तो व्हाइल का इस्तेमाल करके बना दिया गया। चलिए, क्योंकि ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन है और व्हाइल जो है वो कंजंक्शन है, तो उसी का इस्तेमाल किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल्स इस पे हैं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बउआ जी। चलिए, ये सेंटेंस थोड़ा देखा जाए। बीइंग ऑनेस्ट द टीचर रिवार्डेड हिम। पहले आप बताइए अपने ज्ञान से जो आप समझें कि वाक्य सही है या गलत है। तो सबसे पहले बउआ जी आप यहाँ देखेंगे बीइंग, ठीक है, देखते हैं बीइंग ऑनेस्ट द टीचर, मतलब टीचर ईमानदार था और उसको रिवार्ड किया। इस रिवार्ड का सब्जेक्ट कौन है, टीचर। टीचर ईमानदार था कि टीचर रिवार्ड दिया, टीचर तो रिवार्ड दिया, तो ईमानदार कौन था वो तो पता ही नहीं चल रहा है। इस वाक्य के हिसाब से तो टीचर ही ईमानदार था, टीचर ही रिवार्ड दिया, गड़बड़ है। दो आदमी होना चाहिए भाई साहब, यानी कि इस वाक्य में गड़बड़ी है, ये मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड है। तो अब देखा जिसको सुधारने का तरीका, चूंकि आगे बीइंग है तो एक नियम तो ऑलरेडी दिमाग में है कि आगे कुछ लगा देना है। तो देखा जाए सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या था, बीइंग या हैविंग थे, तो सबसे आसान तरीका था हमारे पास कि आगे ही लगा दिए। अच्छा, अवार्ड किसको मिला होगा, ईमानदार कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, निर्जीव चीज तो होगा नहीं, तो ही लगा दिए। ही बीइंग ऑनेस्ट, यहाँ पे हिम था इसलिए ही लगाए, हर होता तो सी लगा देते हैं। मैंने क्या बताया था, वाक्य के सेंस से मालूम कर लेंगे कि आगे क्या चाहिए। जैसे माई फादर था तो आई लगा दिए थे, तो ही बीइंग ऑनेस्ट द टीचर रिवार्डेड हिम, एकदम सही हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका तो आप लोगों को पता होगा, पैसिव वॉइस कर देते थे। तो बीइंग ऑनेस्ट, देखिए ही वाज अवार्डेड बाय द टीचर। आप कुछ भी करेंगे ना तो वही सब्जेक्ट दोनों जगह आएगा, ये भी सही हो गया। दो नियम तो हम लोग पढ़ के आए थे। तीसरा रीराइटिंग का नियम ध्यान से देखा जाए। अच्छा, इसका अर्थ क्या था, ध्यान से देखा जाएगा। ये जो लाइन है इसका अर्थ क्या है, बीइंग ऑनेस्ट द टीचर रिवार्डेड हिम, ईमानदार होने के कारण टीचर ने उसे रिवार्ड दिया, ठीक, जो शिक्षक थे उन्होंने उसे रिवार्ड दिया, प्रोत्साहित किया, ईमानदार होने के कारण। तो सेंस आया ना, तो देखिए सेंस पे लिख दिया गया एज ही वाज ऑनेस्ट, चूंकि वह ईमानदार था, द टीचर रिवार्डेड हिम, बन गया ना रीराइटिंग। अब देखिए बीइंग वर्ड ही गायब हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि कई बार ऐसा होगा कि वर्ड ही गायब हो जाएगा। रीराइटिंग, पार्टिसिपल वाले हिस्से को पकड़ के इसको पूरी तरह से बदल के एक सेंस बेस्ड तरीके से लिख दिया जाता है। ये भी एक इसको इम्प्रूव करने का, सही करने का तरीका है। तो एज ही वाज ऑनेस्ट। अब यहाँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोगों को तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हाँ, वहाँ पे चूंकि टहलने के दौरान था तो व्हाइल ही वाज वॉकिंग कर दिए, यहाँ पे कारण है तो एज ही वाज ऑनेस्ट कर दिए। एक पॉइंट और आप लोगों को बउआ जी भविष्य के लिए नोट कर लेना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिर में बीइंग ऑनेस्ट का अर्थ क्या हुआ, ईमानदार होने के कारण, तभी ना हम लिखे एज ही वाज ऑनेस्ट। जब हम आपको सेंटेंस कनेक्टर पढ़ाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जहाँ मैं बोलूँगा कि कारण दिखाने के लिए बीइंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, कारण दिखाने के लिए बीइंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो यहीं से आपको समझ में आएगा। आखिर में बीइंग वाक्य में लिखे थे, उसका अर्थ क्या रहा था, यही ना आ रहा था कि ईमानदार होने के कारण टीचर ने उसे अवार्ड दिया, सॉरी रिवार्ड दिया। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये लाइन तो गलत इसलिए हुआ क्योंकि वो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल था। बीइंग अपना काम तो कर रहा था, बीइंग वाक्य का सेंस तो दे रहा था, तो रीराइटिंग में हम लोग उसके सेंस को लेके एक नए तरीका से वाक्य को लिख देते हैं, ये तीसरा तरीका है। तो किसी भी मिस रिलेटेड पार्टिसिपल को दुरुस्त करने का, ठीक करने का 3 तरीका आपके पास है। पहला तरीका आपके पास है कि आप उसको पैसिव करके उचित सब्जेक्ट दे दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप उसके आगे, ठीक आगे सब्जेक्ट लगा दीजिए, लेकिन ये नियम सिर्फ हैविंग और बीइंग पे काम करता है। और तीसरा नियम है कि आप पार्टिसिपल वाले हिस्से को दूसरे तरीका से एक क्लॉज में ही लिख दीजिए। क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट भी एक उचित, वर्ब भी एक उचित, आप दे दीजिए ताकि अर्थ वही आए। तो 3 तरीका है मिस रिलेटेड पार्टिसिपल को दुरुस्त करने का। समझ में आ गया होगा। पढ़ाई भी बाकी है दोस्त, रुकिए। अच्छा देखिए, तो
ये सवाल आपके सामने है, ये गलत है या सही है पहले ध्यान से देखा जाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पोजेसिंग ह्यूज वेल्थ पीपल डू नॉट लाइक हिम। पहले आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ही वर्ड लिखा गया है पीपल। पीपल क्या कर रहे हैं? लाइक नहीं कर रहे हैं। धन किसके पास है? लोगों के पास नहीं। किसी के पास धन होगा जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, यही ना इसके कहने का अर्थ है। पोजेसिंग ह्यूज वेल्थ पीपल डू नॉट लाइक हिम, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे जिसके पास धन है। पोजेसिंग का अपना सब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा है, मतलब ये है हमारा मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल। दुरुस्त करने का पहला तरीका, बाद वाले हिस्से का पैसिव कर देंगे। देखा जाए, पोजेसिंग ह्यूज वेल्थ, ही इज नॉट लाइक्ड बाई पीपल, ही इज नॉट लाइक्ड बाई पीपल। अब देखा जाए, पोजेसिंग का सब्जेक्ट क्या हो गया? ही के पास धन है, वाक्य बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसके आगे तो कोई सब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो नियम सिर्फ हैविंग और बीइंग पे काम करता है, तो रीराइटिंग वाला नियम लगाएंगे। एक और तरीका है, जहां पे देखा जाएगा बिल्कुल सेंस पे बनाएंगे। although he possesses huge wealth, हालांकि यद्यपि उसके पास ढेर सारा धन है, people do not like him, सेंस पे बना दिए। कल का डिस्कशन अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि दाऊ क्या करता है? पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ता है। कल के डिस्कशन का वीडियो सेट 3 के डिस्कशन के वीडियो में मैंने पॉइंट बोला था। तो ये देखा जाए, पोजेसिंग ह्यूज वेल्थ, ढेर सारा पैसा रखना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव निगेटिव को सेंस बेस्ड है, कौन जोड़ देगा? although, तो although लगा के वाक्य बना दिया गया। although he possesses huge wealth people do not like him, तो इसी को रीराइटिंग कहा जाता है, सेंस बेस्ड पे वाक्य को लिख देना। ये एक अलग सेक्शन भी है ग्रामर में, अभी आप सीख लीजिए कि इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। कुछ तो सीख ही लिए होंगे इसमें, बाकी जब मैं पूरा ये एडवांस इंग्लिश जब मैं पढ़ाऊंगा तो रीराइटिंग एक अलग सेक्शन है, वहाँ पे भी इसको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी सीख लीजिए, फायदा तो समझ में तो आ गया होगा कि हाँ सेंस से बदल सकते हैं। एग्जामिनेशन में आएगा तो दिखलाई पड़ जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए बुआ जी? नहीं, काफ़ी है। चलिए अब नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। पहले समझिएगा, हमारी पूरी पढ़ाई का सेंस क्या था कि अगर वाक्य का शुरुआत पार्टिसिपल से है तो उस पार्टिसिपल को एक अपना उचित सब्जेक्ट चाहिए, और उस उचित सब्जेक्ट को देने के लिए हम लोग पीछे वाले हिस्से को पैसिव कर रहे थे। हैविंग या बीइंग होता था तो आगे सब्जेक्ट लगाते थे, रीराइटिंग करते थे उचित सब्जेक्ट देने के लिए। नोट करके लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिसिपल्स सच एज, पार्टिसिपल्स सच एज, बउआ जी याद रखिएगा, RSCC, मैंने याद किया है इसको कि कोई लड़का घर में रॉयल स्टैग लेके आएगा तो बोलेगा RS लाए हैं, RS लाए हैं। CC, 2 CC है, एक R है, एक S है। CC है कंसर्निंग कंसीडरिंग, R है रिगार्डिंग, S है स्पीकिंग। कंसर्निंग कंसीडरिंग रिगार्डिंग स्पीकिंग, RS रिगार्डिंग स्पीकिंग, कंसर्निंग कंसीडरिंग। 4 वर्ड आपको याद करना है। RS रॉयल स्टैग, RS रिगार्डिंग स्पीकिंग, कंसर्निंग कंसीडरिंग, याद हो जाएगा। ये 4 वर्ड। डू नॉट रिफर टू एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, दे कैन बी यूज्ड विदाउट एग्रीमेंट विथ एनी नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये जितना नियम हमने पढ़ा है ये इस 4 पार्टिसिपल पे काम नहीं करेगा, ये सीधे मिस रिलेटेड फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं और वाक्य पूरी तरह सही होता है, 100% सही होता है। लिख लिए, समझा देते हैं एग्जाम्पल से, समझिएगा। अब आप इस लाइन को देखा जाए, कंसीडरिंग हिज प्रॉब्लम्स, कंसीडरिंग हिज प्रॉब्लम्स, कंसीडरिंग तो पार्टिसिपल हो गया। ही वॉज एडवाइज्ड टू लीव जलगांव, कंसीडरिंग हिज प्रॉब्लम्स ही वॉज एडवाइज्ड टू लीव जलगांव। अब ध्यान से देखा जाएगा कि ये जो वाज एडवाइज्ड है, वाज एडवाइज्ड जो है, एडवाइस किसके लिए है? ही के लिए। तो कंसीडरिंग का सब्जेक्ट कहाँ है? कंसीडरिंग का सब्जेक्ट नहीं है तो भी ये वाक्य क्या है? सही है। याद रखना है, रिगार्डिंग, स्पीकिंग, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, RS, ये 4 वर्ड अगर ये वाक्य के शुरू में आ गए हैं और इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं भी है, नहीं दिख रहा है, तो भी वाक्य पूरी तरह क्या होता है? सही होता है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन एक और तरीका से आता है। एग्जाम में शुरुआत में कंसीडर लिख देगा, कंसीडर हिज प्रॉब्लम्स, गलत, गलत, एकदम गलत। RS रिगार्डिंग, रिगार्ड से वाक्य शुरू नहीं होगा, रिगार्डिंग सही होगा। कंसीडर से वाक्य शुरू नहीं होगा, कंसीडरिंग सही होगा।
ठीक है। स्पीक से वाक्य शुरू नहीं होगा, स्पीकिंग से ही होगा, ठीक है। और कौन सा था आपके पास, रिगार्डिंग था, स्पीकिंग था, कंसिडरिंग था, कंसर्निंग था। कंसर्न से वाक्य शुरू नहीं होगा, कंसर्निंग से ही वाक्य शुरू होगा। तो कभी कभी एग्जाम में कंसीडर करके भी वाक्य दे देता है। अगर काजल कुमारी वीडियो देख रही हैं तो उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे सवाल पूछा था जिसमें वाक्य कंसीडर से शुरू था। मैंने कहा था कंसीडरिंग कर दीजिए, लेकिन जब पार्टिसिपल पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने आ गया होगा, तो बिल्कुल देखिए समझ में आ गया होगा। तो 4 वर्ड याद रखा जाए, ये वाक्य के शुरू में होते हैं, इनका अपना सब्जेक्ट से कोई लफड़ा नहीं है, ये बिल्कुल वाक्य सही होते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखा जाएगा रफली स्पीकिंग। अच्छा, रफली तो एडवर्ब भी तो कहीं भी रह सकता है, इसको छोड़ के चला जाए। रफली स्पीकिंग 200 पर्सन्स डाइड इन द अर्थक्वेक। जैसे मैं स्पीकिंग देखता हूं, मैं आगे देखना ही बंद कर देता हूं सब्जेक्ट इसका है या नहीं है। मुझे याद है कि 4 वर्ड ऐसे हैं, ठीक है। सबसे पहला आपके पास वर्ड था रिगार्डिंग, स्पीकिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग। ये 4 वर्ड हैं कि वाक्य इनसे शुरू हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं सीधे बोल दूंगा अगर मुझे पता है कि वाक्य पूरी तरह सही है। तो ये इनको कहा जाता है मिसयूज्ड पार्टिसिपल। ये मिसयूज्ड पार्टिसिपल है, ठीक है, अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स हैं। इनको रिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वाक्य में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो 4 वर्ड याद रखना है। बाकी पूरे पढ़ाई का थीम आपको ध्यान में आ गया होगा। हल्का सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ध्यान में रहेगा आप लोग को। सबसे पहला ध्यान था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको कि अगर पार्टिसिपल जो है ये सेकेंड वर्ब के रूप में आया है तो इसका सब्जेक्ट छुपाया जा सकता है, हिडन हो सकता है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। लेकिन अगर जो वाक्य है ये पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा तो पार्टिसिपल को अपना एक सब्जेक्ट चाहिए। वो सब्जेक्ट अगर नहीं मिलेगा तो उसको ठीक करने का हमारे पास 3 तरीका है। पहला तरीका कि वाक्य के दूसरे हिस्से का पैसिव कर देते हैं, दूसरा तरीका कि वाक्य को रीराइट कर देते हैं, और तीसरा तरीका अगर वो हैविंग या बीइंग से स्टार्ट है तो उसके पहले, उसके बिफोर एक सब्जेक्ट हम लोग दे देते हैं। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि 4 वर्ड आपको बतलाए गए। पहला वर्ड आपको बताया गया रिगार्डिंग, दूसरा वर्ड आपको बताया गया स्पीकिंग, तीसरा वर्ड आपको बताया गया कंसीडरिंग, चौथा वर्ड आपको बताया गया कंसर्निंग। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो मिस रिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल के रूप में यूज हो सकते हैं। वाक्य इनसे शुरू होता है और वो पूरी तरह सही होता है। इस पर क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि कंसीडर, याद रखिएगा, स्पीक, कंसीडर, रिगार्ड और कंसर्न से वाक्य शुरू नहीं होगा, ये हमेशा आईएनजी के फॉर्म में ही शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगा हुआ पार्टिसिपल पढ़ाने में। ये क्लास होता है ना तो आदमी आराम से पढ़ा देता है, कंफर्टेबल है। पहली बार वीडियो से पढ़ा रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ बताइएगा। और कल असाइनमेंट में जो वर्ब सेक्शन होगा असाइनमेंट में, ठीक है, देख लीजिएगा, वर्ब सेक्शन निकाला जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट एक बार वर्ब वाला जो हिस्सा होगा असाइनमेंट का, जैसे जहाँ पे टेंस हमने बना लिया था, वॉइस बना लिया था, वर्ब जहाँ लिखा होगा उसमें मॉडल से क्वेश्चन होगा, नॉन फाइनाइट से क्वेश्चन होगा। तो आप लोग वर्ब वाले सेक्शन को बना जाइए असाइनमेंट में जो होगा, ठीक है, कॉमन एरर वाले में मैं उसको डिस्कस भी करूँगा। और वीडियोज़ अच्छे लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो लोग भी पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।